ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निशा धनराज। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र। श्रोताओं, सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में सुधार पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निशा धनराज देवानी। निशा जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश राज में 1872 से था। इसमें संशोधन की आवश्यकता तो थी ही। अब आप श्रोताओं को समझाएं कि पुराने और नए कानून में क्या अंतर है और इसके क्या लाभ है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराना कानून जो था वो किस तरीके से चेंज हो गया। तो मैं बात करना चाहूंगी 1872 का ये जो लॉ था, इंडियन एविडेंस, ये चेंज हुआ था 2000 में, जहाँ पे हमने 65A 65B इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए डाला था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्यों आया था? क्योंकि 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की थी। वहाँ पे लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सबको बढ़ावा देना था। लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया। इस आईटी एक्ट के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन इसी के साथ इस एक्ट ने क्रिमिनल पेनल्टीज का, सिविल पेनल्टीज का बात किया। लेकिन पेनल्टीज को कोर्ट में रिजोल्यूशन देने के लिए हमें क्या चाहिए था? एविडेंस। जब एविडेंस चाहिए था तो एविडेंस के तौर पे हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। तो 65A 65B जोड़ा गया। लेकिन क्वेश्चन वही था, क्या 65A 65B आज के डिजिटल एरा को सॉल्व करने के लिए सक्षम है? बिल्कुल। आज की डेट में जब हम बात करते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू, एआई के थ्रू इतने ऑफेंसेस कमिट होते हैं, क्या उसके लिए 65A 65B या फिर जो चीजें हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत थी 1872 के तहत, क्या वो सक्षम है? नहीं, वो सक्षम नहीं है। अगर आप देखेंगे अब क्या हमने रिफॉर्म्स वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आप देखिए सेक्शन 2 क्लॉज D को हमने चेंज किया, जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को इंक्लूड किया है। अब डिजिटल माध्यम से अगर कोई डेटा वगैरह कलेक्ट होता है तो वो भी हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में गैदर किया जा सकता है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज E की बात करते हैं तो सेक्शन 2 क्लॉज E में भी डॉक्यूमेंट वगैरह था, वो हमारा एविडेंस बन सकता है। इसी के साथ साथ सेक्शन 15 है हमारे पास, 31 है, 32 है, और सबसे मेजर रिफॉर्म्स जो हमारे हुए हैं वो है सेक्शन 57, 58 में, जहाँ हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात की है। इसी के साथ साथ सबसे मेजर रिफॉर्म्स जो हुए हमारे सेक्शन 63 में हुए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की बात हुई है। जहाँ पे पहले जो था इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट किसी एक बंदे से साइन होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट का साइन होना एक जो बंदा जिन्होंने बनाया है उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जो है इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर के थ्रू भी साइन होना मस्ट है। इसी के साथ साथ हमारे जो लास्ट चेंजेस आए हैं वो है प्रिजम्पशन को लेके, और टेलीग्राफ मैसेज जो है अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में चेंज हो चुका है। तो ये मोटे मोटे रिफॉर्म्स हैं जो कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो मैं कहूंगी कि हाँ, बिल्कुल जरूरत है, एक नए इंडिया को नई शेप देने के लिए BSA आना ही था। निशा जी, सारांश में आपने बिल्कुल जो परिभाषित की है, जो व्याख्या की है, वो काफी स्पष्ट है। अब थोड़ा सा हम अलग अलग जो है विषयों पे बात करते हैं और आपके ही जो सारांश है, जो आपके उत्तर थे, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को लेते हैं। जैसे कि जो हमारे पास विटनेस आ गए हैं, जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं, उसको जो वो कोर्ट में पेश करने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो वो कैसे वो एडमिसिबल होता है, इसके लिए बड़ी चुनौती रही है। देखिए, अगर आप देखेंगे हमारा जो सेक्शन 2 क्लॉज E है, वो जो हमारा BSA का है, वो बेसिकली हमारा पैरा 3 to 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का ही रूप है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने जो है, जो भी स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं विटनेसेस की, है ना, उनको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। लेकिन अगर मेरा विटनेस जो है आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, वो नहीं आ सकता कोर्ट में, तो सिचुएशन में क्या करूं? मैं VC करवाऊंगी या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एविडेंस गैदर कर सकती हूँ। तो ये जो चीजें थी वो पहले नहीं थी, लेकिन अब BSA के थ्रू, इनफैक्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के थ्रू सेक्शन 530 में भी इसका ब्यौरा दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन जो है विटनेसेस का, अब वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑडियो वीडियो यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो है बिल्कुल तरीके से किया जा सकता है। और वो हमारे सेक्शन 2 क्लॉज E के तहत एविडेंस का एक प्रूफ है, उसको हम ऑरल एविडेंस मानते हैं, और आगे जाके वो कोर्ट में एडमिसिबल भी है। तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि गवाह के लिए, विटनेस के लिए अब ये अधिनियम कितना सक्षम है? देखिए,
मैं यही बात आपको बताना चाहती हूँ कि पहले विटनेसेस का कोर्ट में आना अगर पॉसिबल नहीं होता था तो कोर्ट उनको समन्स वगैरह भिजवाते थे। लेकिन अब जो बीएसए ने हमें एक सुचारू रूप दे दिया है वो क्या है कि अगर आप किसी रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं, नहीं आ सकते हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट के प्रोसीडिंग्स चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस डिले का ना होना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगर आप सेक्शन 15 देखते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज ई देखते हैं या सेक्शन 58 देखते हैं, जिसमें हम जो है गवाह के दिए हुए, चाहे वो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं लेकिन वो वहां से भी अपने विटनेसेस जो है, अपनी स्टेटमेंट जो है कोर्ट में रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि एक स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बीएसए के माध्यम से, कुछ सेक्शंस के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, क्या इसका प्रारूप ये भी है कि जैसे पहले क्या था कि जो भी साक्ष्य थे वो कागज में आते थे जी, अब जो भी साक्ष्य हैं वो यथानुरूप, कोई अगर ऑडियो में है तो वो वैसे ही आएगा, वीडियो में है तो वो ऐसे आएगा, क्या ऐसा कुछ है? देखिए मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि जब 2000 में 65 भी आया था तभी से इलेक्ट्रॉनिक जो था डेटा के रूप में आना शुरू हो गया था कोर्ट में, लेकिन एज सच हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं वो नहीं थे। बीएसए जो 2023 आ रहा है उसने हर एक सेक्शन को बहुत तरीके से रीड करके जिस सेक्शन में जिस प्रोविजन में जरूरत थी उन चीजों में हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इन सब टर्म्स को इंक्लूड किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन अब जो साक्ष्य हमारा जो है किसी भी रूप में आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटा के रूप में आ रहा है, पेन ड्राइव के रूप में आ रहा है, ईमेल के जरिए आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी रूप में ऑप्टिकल या फिर मैग्नेटिक मीडियम में, सेमीकंडक्टर में या चिप के माध्यम से, ये सभी चीजें एडमिसिबल हैं कोर्ट में। हालांकि ये पहले भी थे लेकिन पहले जो थे वो एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, लेकिन बीएस ने उस प्रॉब्लम के गैप को खत्म करते हुए सॉल्यूशन दिया है, एक्सेसिबिलिटी दी है। अब देखिए किसी अपराध की बात करें तो जो मुझे खुद लगता है आप इसमें अपना जो है पक्ष बताएंगी। अब पहले कागजों में जो चीजें होती थी तो वो जो संवेदनाओं की बात है तो वो उसका ग्राफ उस रूप से नहीं था। जो चीज आप ऑडियो में किसी की बात को समझ सकते हैं, वीडियो में समझ सकते हैं, तो वो इस तरह से जो न्याय प्रक्रिया है वो थोड़ी बहुत स्पष्ट हो गई है और बहुत एक लगता है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी इसमें चली आई है। देखिए अगर हम जुडिशरी की बात करें तो हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने पूरा एक धारणा रखी कि हमारा जो है बीएसए आना जरूरी है। तो मैं बात करना चाहूंगी नवजोत संधू का केस, जहां पे प्रिंट आउट जो थे मोबाइल फोन के वो कोर्ट में दिए गए थे और उनको एडमिसिबल किया गया था। बट प्रॉब्लम क्या थी इस केस में, जो पार्टीज ने कोर्ट को बताई, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सबमिट द सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 65B क्लॉज 4। तो ये जो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तरीका सारा दे रखा था इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन उस तरीके को फॉलो करना, प्रोसेसिंग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। जैसे मैंने आपको नवजोत संधू का केस बताया, या फिर एक और केस था हमारा ये सोनू का केस, जहाँ पे कोर्ट ने ये कहा, सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 2017 का केस, जहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि एडमिसिबल करना कोर्ट में एक प्रोसेस के थ्रू होता है, अगर आप उसको नहीं कर सकते तो वो एक क्यूरेबल डिफेक्ट है। लेकिन उसी के साथ जब ये सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का 2017 का केस आया, इसको हमने आगे जाके अर्जुन पंडित राव के केस से चेंज किया। इस केस में अर्जुन पंडित राव के केस में बात पहले की 2 जजमेंट को, इनफैक्ट काफी सारी जजमेंट्स को ओवर रूल किया और ये कहा कि जिस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबमिट करने की जरूरत है, उस सिचुएशन में एक प्रोसेस होता है 65B का, जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जो मैंडेटरी है। तो सोचिए ये जो चीज थी हमारी मैंडेटरी, वो हमारा किसी इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू नहीं आया, वो किसके थ्रू आया, किसी जजमेंट के थ्रू, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही एम्फेसाइज करते हुए ये कहा कि 65B की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना मस्ट है। इसी के साथ साथ अर्जुन पंडित राव के केस में एक और पॉइंट ये कहा गया कि अगर आपके पास ओरिजिनल साक्ष्य है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तो आप सबमिट कर सकते हैं, तब हम आपसे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ऐसा डेटा जिसको आप कोर्ट में प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हो और कोर्ट ने आपको ये कहा है कि आपको सर्टिफिकेट जमा करना ही करना है, तो उस सिचुएशन में आपको 65B की सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट थी ये हर एक केस में फॉलो नहीं की जा सकती थी। कोर्ट में जो लोग थे, जो पार्टीज थे, ये लोग अपना एफिडेविट वगैरह जमा करते थे। तो उन चीजों को खत्म करके बीएस ने बहुत ही सुचारू रूप से सेक्शन 63 को इंट्रोड्यूस किया है, चीजों को बहुत ही एक्सेसिबल बनाया है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी ने कुल मिला के 17 ऐसी अथॉरिटीज को इस्टेब्लिश किया है जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर कह सकते हैं। एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि जहाँ तक ओरिजिनल क्या है
टेम्पर्ड क्या है, डुप्लीकेट क्या है, जो डिफेक्ट की समस्या है, किसी तस्वीर को जो है उसको बिगाड़ देना। कि मुझे ये जांचना है कि किस हद तक वो जो वीडियो अपलोड हुआ है, मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर एक लड़की है, उसका वीडियो जो है अपलोड हो गया है सोशल मीडिया पे, लेकिन जो लड़के ने वीडियो बनाया था वो सिर्फ 1 मिनट का था, लेकिन 1 मिनट का वीडियो जो है वो एक्चुअल बना था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे गया है, जो वायरल हुआ वो 2 मिनट का वीडियो, तो ऑब्वियसली बात उसमें एडिट्स हुए हैं, उसको टैंपर किया गया है। अब ये सिचुएशन आती है कि अगर वो लड़की जो अपना केस लेके मतलब पुलिस स्टेशन पे जाती है, तो अब मतलब जो टैंपर हुआ है या फिर जो ऑथेंटिक है उसको हम कैसे जांचें? तो मैं आपको वही चीज बता रही हूँ कि इन चीजों को जांचने के लिए ही हमारा जो है 79A मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन 17 अथॉरिटीज को अपॉइंट किया है, डेजिग्नेट किया है, एज अ इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर बनाया है, जहां पे अगर ऐसे कोई भी केसेस आते हैं, जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये अपना पूरा का पूरा वीडियो जो है उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, उनको पूरा का पूरा एफआईआर नंबर वगैरह डालना होता है। इसी के थ्रू उनको ये पता लग जाता है कि कितना वीडियो जो है ऑथेंटिक है और कितने पोर्शन के साथ इन्होंने जो है टेम्परमेंट किया है। पहली चीज। दूसरी बात ये है कि ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, पहले बहुत दिक्कत आती थी कि ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, या फिर अगर टैंपर हुआ है तो हम इसको एविडेंस नहीं मानेंगे, एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन जो है प्रॉपर तरीके से सेक्शन 57 ने दे दिया है। सेक्शन 57 ये कहता है कि अगर कोई क्रिएट करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है, अपलोड करता है सोशल मीडिया पे या कहीं भी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सब के सब हमारे प्राइमरी एविडेंस। तो ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जहाँ पे टेम्परमेंट किया जाता था, या फिर क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का होता है, उसके अंदर आप जरा सारी छेड़खानी करेंगे वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उस चीज को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट हमारे पास IB-R&D के मतलब बहुत अच्छे गाइडलाइंस है, जहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम प्रिजर्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, सीज कैसे करते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से जो है इनके ऊपर काम किया जाता है। तो बताया भी गया है। और किसी भी तरीके से जो अपराध करेंगे, कोई तरह का अगर छेड़छाड़ करते हैं किसी वीडियो में, ऑडियो में, तस्वीर में, तो वो बच नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बच सकते। आपने चर्चा की थी सेक्शन जो 63 है, इसमें जो सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत चर्चा हुई थी, इसमें क्या कहेंगे आप? सेक्शन 63 में ये होता था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ जो बंदा बना रहा है सिर्फ उसी के ही सिग्नेचर्स जो है चाहिए होते थे। लेकिन अब जो है जो हमारा BSA आ चुका है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ये कहा गया है कि सर्टिफिकेट अब 2 लोगों के थ्रू साइन होगा। जो सेक्शन 63 क्लॉज 4 है वो बात करता है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट जो एडमिसिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कोर्ट ने मैंडेटरी किया है सेक्शन 62 के तहत। अगर ऐसा कुछ है तो सेक्शन 63 क्लॉज 4 के तहत इस सर्टिफिकेट का साइन होना 2 लोगों के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिसने इसको बनाया है, जिसने आइडेंटिफाई किया है उस क्राइम सीन को, उस डिवाइस को, और ये चीज चेक की है कि उस वक्त ये डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो ये तो रहा एक। दूसरी बात, जब ये मतलब कि सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है और जिसने ये सर्टिफिकेट बनाया है उसके सिग्नेचर्स हो जाते हैं, उसके बाद इसी सर्टिफिकेट को पार्ट बी यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर सेक्शन 79A ऑफ IT एक्ट के तहत इसको साइन करवाना मस्ट है। अगर ये 79A के इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर के थ्रू साइन नहीं होता IT एक्ट में, तो डेफिनेटली ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। ऐसी रिक्वायरमेंट पहले नहीं थी, लेकिन अब BSA के थ्रू है, क्योंकि डिजिटल क्राइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इन क्राइम्स की रोकथाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सॉल्यूशंस भी वैसे ही रॉबस्ट टाइप के हों। जी, तो हम अगर ये जानना चाहें कि ये अधिनियम आने के बाद, ये कानून बनने के बाद जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो कितनी मजबूत हुई है और लोगों को न्याय दिलाने में ये कितनी प्रासंगिक हुई है। पहले कन्वेंशनल तरीका होता था चोरी, लेकिन अब जो है यही चोरी अब डेटा के थ्रू होती है। जो माध्यम है वो हमारा इंटरनेट हो चुका है, सोशल मीडिया हो चुका है। तो ऐसे कई सारे केसेस है, इनफैक्ट मैं कहूंगी 10 में से 8 केसेस होते हैं जो हमारे डिजिटल के माध्यम से किए जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी का भी मजबूत होना, उन्हीं संसाधनों के साथ, उन्हीं टूल टेक्निक्स के साथ होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली हमारा जो मतलब जुडिशरी है वो बहुत अच्छा रूप लेगा, बहुत ही मजबूत होगा जब ये BSA आएगा। निशा जी, श्रोताओं से महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निशा धनराज। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।